Very good evening to all the students. Welcome to LWS Square. कहते हैं कि पावर करप्ट्स द करप्ट। इसका मतलब है कि एक भ्रष्ट आदमी के पास यदि ताकत आ जाए तो और ज्यादा भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे एग्जाम्पल्स हमें अपने पास्ट में देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए हम सभी पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सिविक्स सेक्शन। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज बेसिकली पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग चैप्टर के नाम से हमें पता चल रहा है कि कुछ ऐसी चीज है जिसको शेयर कर दिया गया है, और जिसे शेयर किया गया वो क्या है? पावर है। पावर को क्यों शेयर किया गया है और ये कहाँ के बारे में हम बात कर रहे हैं? तो बेसिकली हम बात करेंगे पॉलिटिकल पावर के बारे में। पॉलिटिकल पावर को जो एक ही बॉडी के अंदर, एक ही इंस्टीट्यूशन के अंदर कंसंट्रेट ना हो करके उसको बांट दिया जाता है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में और अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल्स पे। ऐसा क्यों किया जाता है? तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करें उसके पहले हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसको हम सिनॉप्सिस कह सकते हैं, कि इस चैप्टर का पूरा एक हमें स्ट्रक्चर पता चल जाए कि बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि जब हमें पूरा स्ट्रक्चर पता रहेगा, उन टॉपिक्स के बारे में पता रहेगा कि किस तरीके से हम इस चैप्टर को लेकर के चलने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस को समझने में आसानी होगा कि कौन से पार्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से वाले पे ज्यादा फोकस करना है और किस पे कम फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बात समझ लेना जरूरी है कि इस चैप्टर में हम इस चैप्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। इस चैप्टर को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, है ना। सो बेसिकली दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, जिसमें पहला पार्ट तो यही होगा इस चैप्टर के बारे में कि हमें इसका इंट्रो समझना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चैप्टर के बारे में हमें इसका इंट्रो समझना होगा। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्यों ये चैप्टर पढ़ना है, और इस चैप्टर का एक प्रॉपर तरीके से इंट्रोडक्शन टाइप का कि क्या समझ लेना, या इस चैप्टर को जब हम खत्म कर रहे होंगे तो हमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी या आ जानी चाहिए। मतलब जब हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ऐसे कौन से क्वेश्चंस राइज होंगे जिसका आंसर हमें मिलेगा। तो बेसिकली पहले पार्ट में तो हम यही पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम यहाँ से इसके सेकेंड पार्ट की तरफ चलेंगे। हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 5 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। तो फर्स्ट पार्ट इज इंट्रो। सेकेंड पार्ट में क्या है ना कि इस चैप्टर में पावर शेयरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों होना चाहिए पावर शेयरिंग। एक कंट्री में अगर पावर शेयर किया जाता है, यानी कि पावर को जो टॉप की गवर्नमेंट है उससे लेकर के उसके नीचे जो गवर्नमेंट है उनको दे दिया जाता है, और किसी एक कंट्री में ऐसा नहीं किया जाता है। वहां पे जो पावर है ना वो दिया ही नहीं जाता, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीजें होती है। तो हमें दोनों जगह के रिजल्ट पता होंगे, और इसी रिजल्ट से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि आखिर क्यों पावर शेयर होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, या जो कंट्री पावर को एक ही जगह ना रख करके उसको शेयर कर दिया वहां पे क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है, और जिस कंट्री ने पावर को शेयर नहीं किया वहां पे क्या आउटकम आया। कौन कौन सी कंट्रीज है देखते हैं। सो बेसिकली ऐसी 2 कंट्रीज की हमें स्टोरीज दे रखी है, 2 कंट्रीज के स्टोरीज, या वहां पे जो मुद्दे थे, जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, वो कह सकते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 जगह की स्टोरीज हमें दी गई है, बट हम इशूज या स्टोरीज के नाम से इस पार्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी 2 कंट्रीज है ये? तो बेटे ये जो 2 कंट्रीज है ना, जहां के बारे में ये दे रखा है, ये 2 कंट्रीज है, एक कंट्री है बेल्जियम और एक कंट्री है श्रीलंका। जो 2 कंट्रीज है जहां के बारे में ये दे रखा है वो 2 कंट्रीज है बेल्जियम और एक कंट्री है श्रीलंका। तो फर्स्ट हम देखेंगे एक कंट्री जहां के बारे में पढ़ना है वो है बेल्जियम। उसके बाद जो दूसरी कंट्री हम देखेंगे वो है श्रीलंका। तो इन 2 कंट्रीज के बारे में हमें दे रखा है, यहाँ के बेसिकली जो मुद्दे थे उसको दे रखा है, यहाँ पे जो इश्यूज थे उसको दे रखा है, और इसी चीज को हमें समझना है आगे चल के कि कौन कौन से मुद्दे थे, और यहाँ के फिर बेसिकली यहाँ का
इशू क्या था, लोगों के साथ क्या समस्याएं हो रही थी यहाँ पे। एंड द सेकेंड थिंग इज जब यहाँ की कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ के कुछ इश्यूज हैं, तो किसी भी इश्यूज के कुछ ना कुछ आउटकम्स होते हैं, कुछ ना कुछ रिजल्ट होते हैं। जो बेल्जियम है यहां से भी कुछ रिजल्ट आएगा, और जो श्रीलंका से है यहां से भी कुछ रिजल्ट आएगा। देखो यहाँ के जो इश्यूज थे वहां का रिजल्ट क्या आया, या यहाँ का आउटकम क्या हो, है ना, इसके बारे में पढ़ना है। नाउ मूविंग अहेड, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज, यानी कि फोर्थ पार्ट, जिसको हम कहेंगे क्या, किसी ना किसी चीज के पीछे कोई रीजन होता है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे पढ़ाई, मैं आपसे पूछूं कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने के पीछे का आप रीजन बताएंगे, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, जिससे कि हम एक क्वालिटी ऑफ लाइफ अफोर्ड कर सके, है ना। एक रीजन ये भी हो सकता है, बेसिकली रीजन हो सकता है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं कि जब हम ये बात करेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए, है ना, हम कहेंगे आपसे वाई पावर शेयरिंग, कि हमें क्यों करना ही है पावर शेयरिंग। तो बेसिकली जब मैं ये कहता हूं कि वाई पावर शेयरिंग, है ना, जैसे मैं आपसे किसी भी चीज के बारे में पूछ रहा हूं, है ना, जब मैं आपसे पूछूं कि आपको कोई काम क्यों करना है, मैं बेसिकली आपका वाई जानना चाहता हूं। तो किसी भी काम को करने के पीछे रीजन होता है ना। भाई पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने के पीछे का रीजन क्या है, कि एक अच्छा सा मार्क्स स्कोर कर सके हम, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ अफोर्ड कर सके हम, एक्सेस कर सके हम, रीजन है ना भाई। तो ऐसे ही जब हम कहेंगे कि हमें पावर शेयरिंग क्यों करना चाहिए, सो बेसिकली वी आर आस्किंग अबाउट द रीजन, है ना, हम रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, कि पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जब हम आपसे बात करेंगे कि वाई पावर शेयरिंग, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजन ऑफ द पावर शेयरिंग, कि इसके पीछे का बेटे रीजन क्या है, किसके पीछे का, पावर शेयरिंग के पीछे का, करना क्यों है ना। तो नेक्स्ट पार्ट इज बेसिकली रीजन। तो कोई भी इवेंट होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी चीज होती है, तो फिर इसका हम आगे ना फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे कि पावर शेयरिंग हमने क्या कर लिया, इसका इंट्रो देख लिया, जो इशूज जिस कंट्री के बारे में समझना है उसको देख लिया, इसके क्या रिजल्ट है, क्या आउटकम है, इसको देख लिया, और उसके बाद क्यों करना है पावर शेयरिंग, बेसिकली हम इसके रीजन को जानना चाहते हैं, ये बात क्लियर हो जाएगी। सो फोर्थ पार्ट तक आते आते ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाउ मूविंग अहेड, जो नेक्स्ट पार्ट होगा और इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, बट जो आने वाला चैप्टर है उसका स्टार्टिंग भी इसी चैप्टर के लास्ट पार्ट में छिपा हुआ है। कैसे, जब हम वाई पावर शेयरिंग कर लेंगे, इसका रीजन समझ लेंगे, सो नेक्स्ट पार्ट इसका होगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो बच्चों यहां से ना हमें ये पता चल जाएगा कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कितना है, और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का मतलब हो गया, हम बात कर रहे हैं टाइप्स के बारे में, है ना, कि कितने तरीके से पावर को शेयर कर दिया जाता है। अब एक पार्ट वाइज थोड़ा सा चलते हैं, इंट्रो हम देखते हैं, बट उससे बाद बेल्जियम में ना जो इशूज था वो क्या था, बेल्जियम में जो इशू था वो क्या था, श्रीलंका में क्या इशू था वो क्या था, इसको हम समझेंगे। बट उससे पहले समझते हैं कि दोनों जगह का रिजल्ट क्या आया, कौन कौन सी जगह का, कौन कौन सी जगह का रिजल्ट क्या आया। जब हम रिजल्ट की बात करेंगे तो देखो बेल्जियम में क्या आया, बेल्जियम में हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ का जो सॉल्यूशन था, जो आउटकम था, वो बेल्जियम मॉडल के फॉर्म में आया। और जो रिजल्ट आया श्रीलंका में, वहां पे रिजल्ट आया नहीं, लोगों ने खुद ही निकाल लिया, और वो रिजल्ट क्या हुआ, सिविल वॉर। तो बेसिकली श्रीलंका में हमें क्या देखने को मिलता है, सिविल वॉर देखने को मिलता है ना। श्रीलंका में हमें क्या देखने को मिलता है, श्रीलंका में हमें देखने को मिलता है सिविल वॉर। वहीं हमें बेल्जियम में क्या देखने को मिलता है, कि बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या निकाला, बेल्जियम मॉडल निकाला। अब यहीं से हमें ये बात समझ आ जाएगी कि बेल्जियम मॉडल क्या था, सिविल वॉर में क्या क्या हुआ, सिविल वॉर कहां पे है, श्रीलंका में हुआ, और बेल्जियम मॉडल कहां के लिए था, बेल्जियम के लिए था। जब हम बेल्जियम में जो टेंशन्स थे वो समझेंगे, जो प्रॉब्लम था वो समझेंगे, जो इशू था वो समझेंगे, तो हम बेल्जियम मॉडल बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों करना पड़ा वहां के लीडर्स को। दूसरी चीज, श्रीलंका में सिविल वॉर जैसी स्थिति बनी, या वहां के जो सिचुएशंस थे वो सिविल वॉर की तरफ गए, ऐसा क्यों हुआ,
ये बात तब हम समझ पाएंगे जब हम श्रीलंका का वो पूरा का पूरा सिनेरियो समझेंगे। नाउ मूविंग अहेड, हमें ये बात समझना है कि श्रीलंका का सिनेरियो था क्या, ओवरऑल वहां का सिनेरियो था क्या। तो हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रीजन्स की तरफ भी थोड़ा चलते हैं कि क्या रीजन्स रहे होंगे यहाँ के, है ना। देखो रीजन्स क्या है, यहाँ के दो रीजन्स है। ऐसा करने के दो रीजन्स है, कहाँ पे, पावर शेयरिंग करने के जो रीजन्स है वो दो रीजन्स हो सकते हैं, है ना। कितने रीजन्स है, दो रीजन है। एक तो जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी वजह से हमें ऐसा कर देना चाहिए, है ना। जैसे कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि अगर कोई बड़ा है कोई छोटा है तो बड़े की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है, ये उसे बताना नहीं पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उस पॉलिटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हमें पावर को शेयर कर देना चाहिए। ऐसा हम अभी समझेंगे कि क्या है पॉलिटिकल सिस्टम, उसकी वजह से करा देना चाहिए। दैट मीन्स कि एक तो हमारी मोरल वैल्यू ही है, जो हमारा सिस्टम है वही हमें अलाउ करता है कि हमें ऐसे काम कर देने चाहिए, कि पावर को शेयर कर देना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज कि जब हम ओवरऑल एक कंक्लूजन की तरफ पहुंचते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए, हम थोड़ा सोच समझ करके फैसले लें, उसकी वजह से दूसरा जो रीजन है दैट इज बेसिकली प्रूडेंशियल रीजन। द सेकेंड रीजन इज प्रूडेंशियल रीजन। तो यहां से हमें दो रीजन समझ में आ जाएगा ऐसा करने के। एक रीजन है मोरल रीजन और एक रीजन है प्रूडेंशियल रीजन। जो मोरल रीजन है उसका कहां से इनिशिएशन है, सो इसका इनिशिएशन कहां से है कि क्योंकि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ही ऐसा है कि उसमें हमें बिना किसी प्रॉब्लम के ही, बिना किसी प्रॉस कॉन्स के देखे, बिना किसी क्वेश्चन मार्क के हमें ऐसा कर ही देना चाहिए। और पोटेंशियल रीजन क्या है कि इसको पूरी तरीके से जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो कैलकुलेट करके भी आपको समझ आएगा कि कहीं ना कहीं पावर शेयर कर देने से ये बेनिफिशियर ही होने वाला है हमारे लिए, बहुत ही ज्यादा नुकसान नहीं करेगा अगर हम ऐसा कर देंगे, है ना। तो दो तरीके के रीजन हमें समझ में आ गए। एक तो समझ आ गया कि पोटेंशियल रीजन क्या, एक समझ आ गया मोरल रीजन क्या है। जब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का, तो पावर शेयरिंग बच्चे ना दो तरीके से होगा। जब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे पावर शेयरिंग के, तो पावर शेयरिंग करने के दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है कि देखो गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट क्या है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि गवर्नमेंट कुछ लोगों के ग्रुप होते हैं और उन लोगों के पास पॉलिटिकल पावर यूज करने की अथॉरिटी होती है। तो पहले तो ये रिमाइंड करो, व्हाट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज बेसिकली ग्रुप ऑफ सम पीपल, है ना, जो पॉलिटिकल पावर को यूज करते हैं। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ सम पीपल। और कितने होते हैं ग्रुप, दो या दो से अधिक लोगों के ग्रुप होते हैं जो कि पॉलिटिकल पावर यूज करते हैं। और ये पॉलिटिकल पावर आता कहां से उनके पास, कौन कहता है उनको पॉलिटिकल पावर यूज करने के लिए, तो इसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली है क्या कि जब हम बात करेंगे पावर शेयरिंग का, तो पावर शेयरिंग कितने तरीके से हो सकता है। फॉर्म्स का मतलब क्या है समझिए, जब हम बात कर रहे हैं फॉर्म्स का, तो फॉर्म्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ के टाइप्स से है। अब एक चीज ये है कि पावर को एक ही लेवल पे जितने लोग हैं उनके बीच में डिवाइड कर देना। एक ही लेवल है, इसमें कोई किसी से ऊपर नहीं है, कोई किसी से नीचे नहीं है, एक ही लेवल पे है। एक ही लेवल पे गवर्नमेंट के कई सारे ऑर्गन्स हैं और उनके बीच में पावर को डिवाइड कर देना। तो भाई ये कैसा है, देखो लेवल एक ही है यानी कि बराबर है, ना तो कोई किसी से ऊपर है ना तो कोई किसी से नीचे है। सो दीज काइंड्स ऑफ पावर शेयरिंग इज नोन एज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। कैसा पावर शेयरिंग, एक ही गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के कुछ अलग अलग ऑर्गन्स हैं। अच्छा, उस ऑर्गन में कोई भी ऐसा नहीं है जो ज्यादा पावर एंजॉय करेगा, कोई ऐसा नहीं है जो कम पावर एंजॉय करेगा। इस चीज को हम समझेंगे आगे, बट अभी के लिए हमें ये समझना है कि जो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनके बीच में जो पावर की शेयरिंग है, दैट मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा। वो कुछ ऐसे बनेगा कि वो सब एक ही लेवल पे है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी से, एक मिनट इसको अलग अलग करते हैं, कि मान लो एक ऑर्गन ये हो गया, एक ऑर्गन ये हो गया, एक ऑर्गन ये हो गया। ये क्या है, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है, यानी कि एक ही गवर्नमेंट है उसके इतने ऑर्गन्स हैं और उनके बीच में पावर को शेयर कर दिया गया है। तो ये आपको एक बात बताओ, क्या ये आपको हॉरिजॉन्टल नहीं दिख रहा, ऐसे तो दिख रहा है कि भाई सीधा सीधा है, एक ही लेवल पे है, इनके बीच में ना तो कोई किसी से ऊपर है ना तो कोई किसी से नीचे है। तो फिर इसका फायदा क्या हुआ पावर शेयर करने का, इसी चीज को हमें समझना है।
और इस पावर शेयरिंग को हमने क्या बोला, इस पावर शेयरिंग को हमने बोला पहला क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में जो पहला पार्ट है वो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग हो गया, है ना। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, है ना, इसको अपन ने बोल दिया हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। और उसके बाद फिर दूसरा क्या है, एक तो हमने देखा कि जो गवर्नमेंट है उसके अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयरिंग, यानी कि एक ही लेवल पे है और उसके जो अलग अलग पार्ट्स है उनमें पावर शेयर कर देना, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। मूविंग अहेड, जो नेक्स्ट है ना टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, वो क्या होगा, जब हम हॉरिजॉन्टल देख लिया, अब एक तरीका और हो सकता है कि गवर्नमेंट के लेवल्स भी कई सारे होंगे। एक गवर्नमेंट होगी जो सबसे ऊपर होगी, फिर उससे नीचे की गवर्नमेंट होगी, हो सकता है उसके नीचे भी गवर्नमेंट हो। दैट मीन्स ये हो गया कि एक तो हो गया कि गवर्नमेंट एक, है ना, गवर्नमेंट के कई सारे लेवल्स है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, हो सकता है तीसरा भी हो, आगे भी हो सकता है। तो जब इस तरीके से एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल, अगर इस तरीके से पावर डिवाइड कर दिया जाए तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये टॉप टू बॉटम का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है कुछ, है ना। देखो जरा, क्या ये कुछ इस तरीके से नहीं बन रहा है ऐसे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सो बेसिकली दिस इज नोन एज vertical power sharing. So the second form of power sharing is basically vertical power sharing, है ना। second form is basically vertical power sharing. second form क्या हो गया, vertical power sharing. second form is vertical power sharing. 1 minute, है ना। देखो अब वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या हो गया कि गवर्नमेंट जब तक एक तरफ थी, है ना, गवर्नमेंट के एक ही लेवल पे जब सारा का सारा पावर कंसंट्रेटेड था, तो वो क्या था, जब एक ही लेवल पे गवर्नमेंट का पावर शेयर, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के एक ही लेवल पे जब पावर, ओके, सो देखो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स पे भी हम जब पावर का शेयर कर देते हैं, यानी कि एक गवर्नमेंट है जो सबसे टॉप पे है, एक गवर्नमेंट उसके बाद है, एक और लेवल की भी गवर्नमेंट हो सकती है। तो जब इस तरीके से पावर का डिवीजन होता है ना, कि गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स के बीच में पावर का डिवीजन होता है, तो ये टॉप टू बॉटम हो रहा होता है और इसको हम बेसिकली बोलते हैं वर्टिकल पावर डिवीजन। सो द सेकंड फॉर्म ऑफ पावर डिवीजन इज वर्टिकल पावर डिवीजन। जो दूसरा पार्ट है वो है वर्टिकल पावर डिवीजन या वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब देखो यहां से हमारे पास इस पूरे चैप्टर का एक स्ट्रक्चर बन चुका है कि इस चैप्टर को हम कितने पार्ट्स में लेकर के चलने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज यहाँ का इंट्रो, दूसरा जो हमें स्टोरीज पढ़ने हैं, तीसरा वहां के क्या आउटकम्स है, चौथा हमें करना ही क्यों है भाई पावर शेयरिंग, एंड द लास्ट पार्ट इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। बच्चे ये जो है ना हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, इसको तो हम पढ़ लेंगे यहाँ पे। जो वर्टिकल पावर शेयरिंग है, वर्टिकल पावर शेयरिंग को ही हम कहते हैं फेडरलिज्म, है ना, इसी को हम कहते हैं फेडरलिज्म। ये होता है फेडरलिज्म। और आपको पता होगा कि हमारा इसके बाद वाला जो चैप्टर है ना वो फेडरलिज्म ही है, तो इसको तो हमें पूरे डिटेल में पढ़ना है चैप्टर सेकंड में। अब एक बात समझो, पहला वाला तो हम पढ़ लेंगे और वो एक ही पार्ट में होता है कि भाई एक का ऑर्गन ही हो गया, दूसरा ऑर्गन ही हो गया, तीसरा ही हो गया, तीनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। तो इस वाले सिस्टम को हम बोलते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। इसको अपन बोलते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम, है ना। ये जो पावर शेयरिंग है इसको हम लोग बोलेंगे चेक एंड बैलेंस सिस्टम। क्यों बोलते हैं ये बात जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अब मुझे लगता है यहां तक जो चीज आपको क्लियर हो गई होगी वो ये कि कैसे पावर शेयरिंग का जो चैप्टर है वो हम किस तरीके से आगे लेकर के चलने वाले हैं। अब इसके हम पहले पार्ट में आते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, उसमें हम ये समझ लेते हैं, है ना, कि ये चैप्टर हमें क्यों दिया गया है। देखो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ना, वो हमें ये बताएगा कि किसी भी, पहले एक लाइन लिखते हैं और उस लाइन को फिर ना एक एक करके समझेंगे कि ऐसा हमें क्यों ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। देखो सबसे पहले चीज कि व्हाई वी नीड टू शेयर
द पावर, है ना, why we need to share the power. So the first question is basically why we need to share the power. और इसका कुछ हद तक आंसर हम थर्ड या फोर्थ पार्ट में समझेंगे, बट अभी के लिए समझ लेते हैं थोड़ा सा कि क्यों ऐसा करना है। देखो, हमें पावर शेयरिंग क्यों करना है, इसके लिए एक लाइन लिखता हूं और उसको थोड़ा सा समझना है ना। पहला, बिकॉज इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, बिकॉज इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम the whole power cannot be, the whole power cannot be concentrated, in a specific, organ. समझो कि किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो पूरा का पूरा पावर है ना, वो एक ही ऑर्गन में, गवर्नमेंट के, कंसंट्रेटेड नहीं हो सकता। तो अगर मैं ये कह दूं कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है और इस ऑर्गन में पूरा पावर कंसंट्रेटेड नहीं हो सकता, इसका मतलब कि अगर एक स्पेसिफिक ऑर्गन में पावर कंसंट्रेट नहीं है तो क्या पावर डिवाइड है? हाँ, है ना। उसके पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, पहला टर्म, और स्पेसिफिक ऑर्गन में कंसंट्रेट नहीं हो सकता। सो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कंसंट्रेट नहीं हो सकता, कंसंट्रेट का मतलब पावर सेंट्रलाइज्ड नहीं हो सकता। तो अगर पावर सेंट्रलाइज्ड नहीं हो सकता, तो सेंट्रलाइज्ड ना होने के रीजन है अगर कुछ, तो क्या होगा फिर पावर क्या होगा? डिसेंट्रलाइज्ड होगा। एंड डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब हो गया कि पावर को अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में या अलग अलग लेवल्स के बीच में शेयर करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें प्रेफरेंस और प्रायोरिटी लोगों को मिलती हो। तो इस वजह से अगर कंसंट्रेट नहीं है तो क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड है। सो द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बेसिकली ऑफ दिस इज, है ना, मस्ट है ना, क्या? पावर शुड बी, डिसेंट्रलाइज्ड among the different organs of the government, different organs of the government, है ना। क्या होना चाहिए? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, केवल ऑर्गन्स नहीं, एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो, एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना था? इसका इंट्रो हमने क्या देखा? पहला पार्ट क्या था? इंट्रो में क्या देखा कि किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो पूरा का पूरा पावर है, दैट कैन नॉट बी कंसंट्रेटेड इन अ सिंगल ऑर्गन। तो अगर कोई चीज एक ऑर्गन में कंसंट्रेट नहीं हो सकता, इसका मतलब उसको क्या करना है? कंसंट्रेट नहीं करना है, यानी कि सेंट्रलाइज्ड नहीं है तो क्या करना है? उसको डिसेंट्रलाइज्ड कर देना है। तो पावर मस्ट बी डिसेंट्रलाइज्ड, और कहां कहां डिसेंट्रलाइज्ड होगा? सो द पावर must be decentralized among the different organs of the government and also different levels of the government. ओके, क्लियर। सो पहला पार्ट हम यहां से देख चुके कि हमें क्या करना था। पहले पार्ट में हमें देखना था कि ये चैप्टर में क्यों पढ़ाया गया। ये चैप्टर में इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि ये रीजन है कि भाई डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक ही ऑर्गन में पावर कंसंट्रेट नहीं हो सकता, और अगर पावर कंसंट्रेट नहीं हो सकता मतलब डिसेंट्रलाइज्ड करना है। अगर सेंट्रलाइज्ड नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि पावर को डिसेंट्रलाइज्ड करना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि पार्टिसिपेशन ज्यादा है ना लोगों का, अलग अलग तरीके के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और पावर का कंसंट्रेटेड अगर एक ही जगह होता तो सिस्टम को हम क्या बोलते? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम। पहले एक टर्म और समझते हैं, है ना, थोड़ा सा एक समझते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो,
पावर ना मॉडर्न टाइम में और एंशियंट टाइम में यानी कि ट्रेडिशनल तरीके से, तो एक तरीका हो गया पावर का ट्रेडिशनल मेथड पॉलिटिकल पावर का, और एक है मॉडर्न। जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें कहीं ना कहीं जो पीपल होते हैं ना, पीपल यानी कि जो वहाँ की जनता होती है, उसको उस तरीके का प्रेफरेंस नहीं मिलता था। बट मॉडर्न में क्या है, जो लोग होते हैं ना, इनको प्रायोरिटी पे रखा जाता है लोगों के। इसलिए यहाँ पे क्या होता था कि एक सिंगल ऑर्गन में, है ना, एक सिंगल बॉडी में पावर कंसंट्रेट होता था, है ना, कंसंट्रेटेड। और ऐसे सिस्टम को हम कुछ नामों से जानते थे, जिसमें जिसमें आता था कि डिक्टेटरशिप हो गया भाई, एक ही आदमी है, उसने सारा पावर अपने पास रख रखा है। और दूसरा क्या हो गया, मोनार्की हो गया। मोनार्की में क्या हो गया, किंगशिप चलता था, किंग है, फिर उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसका जो सक्सेसर है, वो क्या बनेगा, फिर वो किंग बनेगा। तो पावर क्या है कि एक ही ऑर्गन के बीच में कंसंट्रेटेड है, पूरी तरीके से सेंट्रलाइज सिस्टम चल रहा है भाई। पावर में कोई और वो किसी को पावर दे ही नहीं रहा, सारी चीजें अपने पास रखा है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं अगर एक ही के पास सारा पावर है, तो ऐसा गुडविल की वजह से बहुत अच्छी चीजें होंगी और लोगों के फेवर में बहुत अच्छी चीजें हो सकती हैं, ऐसा कहना थोड़ा सा सही नहीं होगा। हो सकता है कि, है ना, हो सकता है कि लोगों को प्रेफरेंस इसमें ना मिले, जो पीपल है उनको प्रायोरिटी पे ना रखा जाए, क्योंकि पीपल से इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना। जिसके पास ये तो चला आ रहा है, सक्सेसर होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, इसमें कोई पावरफुल आएगा, एक को हटाएगा, खुद आके गद्दी पे बैठ जाएगा। एक आदमी बैठा है पहले से, इससे ज्यादा ताकतवर कोई आया, इसको हटाया, बैठ गया, सारा पावर अपने हाथ में ले लिया, तो पावर तो सेंट्रलाइज्ड हो गया ना। और मोनार्कल सिस्टम समझ ही रहे। तो इस वजह से मॉडर्न टाइम में जो है इन लोगों को प्रायोरिटी पे रखा गया, है ना, इनको प्रायोरिटी पे रखा गया। और प्रायोरिटी पे रखने का मतलब है कि जिसके पास पावर रहेगा, और पावर किसके पास रहेगा ये डिसीजन कौन लेगा, लोग लेंगे। और इसी सिस्टम को तो डेमोक्रेसी कहा जाता है ना। अरे बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, इसी में तो है। ये किसमें होता है, डेमोक्रेसी में तो होता है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, जो भी होता है ये डेमोक्रेटिक सिस्टम ही है। तो अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी पूरा का पूरा पावर जाकर के कंसंट्रेट हो जाएगा कि एक आदमी आया, इसने कुर्सी संभाल ली और इसने कहा मेरा वचन ही है शासन, मेरे शब्द ही है कानून, तो फिर तो वो डेमोक्रेसी कहाँ ही रह गया, है ना। कैसे पता चलेगा कि भाई अगर इसको कोई डिसीजन मेकिंग होना है यहाँ पे, तो इनको जितने भी पार्टिसिपेंट्स है उन सभी से डिस्कशन करना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, जो काम बाकी के और सिस्टम में जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें नहीं करना होता था। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में स्पेसिफिक ऑर्गन में पूरा का पूरा पावर कंसंट्रेट नहीं हो सकता। तो अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि एक ही आदमी के अंदर कंसंट्रेट नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है कि इसको अलग अलग लोगों के बीच में डिवाइड कर देना है भाई, एक ही के पास नहीं रहेगा, ये अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग लोगों के बीच में डिवाइड कर दिया। अब इससे कुछ पावर लेके यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे, अब जो पूरा का पूरा पावर था वो 3 लोगों में डिवाइड हो गया। इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज कर देना, कि कोई भी चीज क्या था कि एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड था। नाउ हमने क्या कर दिया ना, इसको कंसंट्रेटेड था, हमने इसको कुछ हिस्सों में तोड़ दिया, कहा इसका एक हिस्सा यहाँ आ गया, कुछ हिस्सा यहाँ आ गया, कुछ हिस्सा यहाँ आ गया। तो जो चीज पूरे तरीके से डिसेंट्रलाइज था उसको हमने सेंट्रलाइज था उसको हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी कि कंसंट्रेट ही नहीं रहने दिया। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट में हमें समझना है दो जगह के, एक है बेल्जियम और एक है श्रीलंका। समझते हैं सबसे पहले बेल्जियम में क्या हुआ, है ना। बेल्जियम में क्या हुआ, देखो हुआ क्या बेल्जियम में ना, बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम में जो इशू था ना उसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। बेटे जो बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन था वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। अब आप कहेंगे एथनिक क्या होता है, एथनिक का मतलब होता है जिसमें कॉमन शेयरिंग होता हो, किसका, कल्चर का हो सकता है ना, या
किसी ट्रेडिशन का हो सकता है। तो एथनिसिटी का मतलब होता है एक ग्रुप जिनके अंदर किसी भी चीज को लेकर शेयरिंग होता हो, आइडेंटिटी सेम रखते हो। अब वो कुछ भी किसी भी तरीके से ग्रुप बन सकता है। तो यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन था वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स था, है ना। एथनिक कंपोजिशन ऑफ ethnic composition of Belgium was complex। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे पहले देखो टर्म कितने, यहाँ पे दो टर्म दे रखे हैं। एक, अरे सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट फिर से लिखते हैं। एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम वॉज कॉम्प्लेक्स। क्या था? एथनिक कंपोजिशन वहां का कॉम्प्लेक्स था। अब देखो कॉम्प्लेक्स क्या है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसका सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। अच्छा, दो टर्म यहाँ पे दिए गए हैं, पहले टर्म को पकड़ लेते हैं, है ना। पकड़ो जरा। एक टर्म दे रखा है यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन। क्या दे रखा है? क्या दे रखा है भाई? अरे खुल जा भाई। एक दे रखा है एथनिक कंपोजिशन और एक ये दे रखा है दूसरा, तो हमने बता दिया कि कॉम्प्लेक्स का मतलब इसका सॉल्यूशन निकालने में ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही है वहां के लीडर्स को। तो एथनिक कंपोजिशन का मतलब हो गया कि इनके अंदर लोगों में होती होगी शेयरिंग, और शेयरिंग होती होगी, कल्चर हो सकता है ना, लैंग्वेज हो सकता है, रिलीजन हो सकता है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इनकी जो आइडेंटिटी है ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, कि इनकी जो आइडेंटिटी है ना, ये आइडेंटिटी बच्चे इनका सिमिलर होगा, सिमिलैरिटी होगी इनकी आइडेंटिटी में, है ना। दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, बोलने में एक जैसे हो सकते हैं। देखो बेल्जियम में कॉम्प्लेक्सिटी थी वहां के एथनिक कंपोजिशन को लेके, और वो एथनिक कंपोजिशन किस चीज का था, यानी कि एक जैसे लोग थे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, किस ग्राउंड पे थे। और वो जो ग्राउंड था वो था लैंग्वेज का, है ना। किसके बेसिस पे था? लैंग्वेज के बेसिस पे। तो जो ये कॉम्प्लेक्सिटी थी ये था लैंग्वेज के बेसिस पे। किसके बेसिस पे था? लैंग्वेज के बेसिस पे था। है, देखो उधर जा रहा है। अरे भाई पूरा आ जा, है ना। ये था। हाँ हाँ हाँ। अरे 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 बस, है ना। ये था लैंग्वेज के बेसिस पे। और लैंग्वेज के बेसिस पे, है ना, लैंग्वेज के बेसिस पे कॉम्प्लेक्सिटी थी। किस चीज को लेके? देखो यहाँ पे क्या थे, दो, है ना, टू स्पीकिंग कम्युनिटीज थे जिनको लेकर के बेसिकली टू लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटीज थे। दो तरीके की भाषाएं बोलने वाले लोग के बीच में क्या हुआ, थोड़ा सा टेंशन बढ़ गया, है ना। बेल्जियम में टू लैंग्वेज स्पीकिंग टू लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटीज थे। और इन दो लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच में थोड़ा सा टेंशन चल रहा था। टेंशन का मतलब तनाव चल रहा था, स्ट्रगल होने वाली थी। कौन कौन से हैं ये दो? कॉम्प्लेक्स क्यों है अब समझते हैं। देखो ये जो दो स्पीकिंग कम्युनिटीज है जिनकी मैं बात करने वाला हूं, है ना, जिनकी मैं बात करने वाला हूं, ये कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तो एक तो कम्युनिटी हो गई यहाँ की, है ना, एक कम्युनिटी हो गई डच, है ना, एक कम्युनिटी हो गई फ्रेंच। तो मेजर तो यही दो है। एक छोटकू सा और है यहाँ पे, बहुत छोटे से, है ना, जिनकी संख्या एकदम ना के बराबर समझ लो, वो भी यहाँ पे रहते हैं इन्हीं के बीच में। वो होते हैं जर्मन। लेकिन हमारा जो फोकस है बेसिकली वो दो पे है। एक तो डचों पे है, दूसरा यहाँ फ्रेंच पे है। जर्मन है, लेकिन जर्मन की अभी क्या कैपेसिटी है, इनके देश में क्या हालत है वो हम समझ लेंगे। जो प्रॉब्लम था एक्चुअली वो डचों के बीच पे था पहला, और जो दूसरा है वो था फ्रेंच के बीच में, है ना।
तो यहां तक समझ आया कि बेल्जियम में क्या स्थिति थी। जो बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन थे उनके बीच में लेकर के कुछ कॉम्प्लेक्सिटी थी। एथनिक कंपोजिशन क्या था कि आइडेंटिटी उनकी सेम है, ऐसे ग्रुप जिनकी आइडेंटिटी सेम हो। अब एक केवल जो डच बोलने वाले लोग हैं ये जब एक साथ आ जाएंगे तो इनका एक ग्रुप हो गया और इनकी आइडेंटिटी क्या है, सिंगल है। मान लो कि किसी जगह पे यहाँ पे मान लो 100 लोग हैं, 100 में कितने हो गए, कितने, अभी अच्छा हम आगे देखते हैं। मान लो कि 60 लोग एक ही भाषा बोलते हैं, तो ये जो 60 लोग हैं ना, 60 पीपल है, ये एक ही जैसी आइडेंटिटी रखते हैं। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि ये एक ही भाषा बोल रहे हैं ना, केवल वही भाषा बोल रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई एक जगह है ना, एक जगह लेते हैं, मान लो कि एक प्लेस है और इस प्लेस को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने कहा कि यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, हमने कहा कि इतने लोग और इतने लोग, ऐसे हमने डिवाइड कर दिया। हमने कहा कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं ये हिंदी बोलते हैं, ये केवल एक लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ के लोग हो सकता हो कि इंग्लिश बोलते हो, है ना, और यहाँ पे जो लोग बच गए ये हो सकता है फ्रेंच बोलते हो। अब इतने लोगों की जो आइडेंटिटी है वो फ्रेंच बोलने की है, इतने लोगों की जो आइडेंटिटी है ये हिंदी बोलने की है, और इतने लोगों की जो आइडेंटिटी है वो इंग्लिश बोलने की है। तो हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, ये अलग अलग कैटेगरीज बने हुए हैं और अलग अलग कैटेगरीज में जो लोग हैं उनकी अलग अलग आइडेंटिटी है, एक ही जगह पे है। तो इतने लोगों का एक एथनिक ग्रुप हो गया, ये हो गया एक एथनिक ग्रुप, है ना। ये दूसरे एथनिक ग्रुप हो गए, ये तीसरे एथनिक ग्रुप हो गए, है ना। और इन सभी को अगर हम मिला दे, इन सभी को अगर हम मिला दे तो हमने कहा कि ये यहाँ का एथनिक कंपोजिशन हो गया, है ना, ये यहाँ का एथनिक कंपोजिशन हो गया ऐसे। ठीक है, तो अब देखो बेल्जियम में क्या सीन बन रहा है। एक तो पूरी कंट्री का क्या सिनेरियो बन रहा है, और एक बेल्जियम में जो वहां की कैपिटल है वहां पे क्या सिनेरियो बन रहा है। देखो कंट्री और कैपिटल का क्या सिनेरियो बन रहा है, इसको थोड़ा समझते हैं। बेटा जो कंट्री है ना, कंट्री 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 यहाँ की पूरी कंट्री, यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है, इस चीज को थोड़ा समझो, है ना, इस चीज को थोड़ा समझिए। देखो पूरी कंट्री में क्या है, पूरी कंट्री में क्या है, इसको हम देखते हैं तीन पार्ट में। तीन पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया, है ना, इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये जो पार्ट है ना, ये है 59%, ये हो गया 40%, ये हो गया 1%। पूरी कंट्री में जितने भी लोग हैं, अगर 100 लोग हैं तो उन आउट ऑफ 100 पीपल 59 पीपल क्या करते हैं, केवल और केवल डच लैंग्वेज का यूज करते हैं, है ना। ये क्या कर रहे हैं, डच बोल रहे हैं। 40 पीपल वहां पे फ्रेंच बोल रहे हैं, और जो ये 1% है ना, इनका तो क्या ही डिमांड होगा, ये जर्मन बोल रहे हैं। समझ में आ गया, पूरी कंट्री का सिनेरियो समझ में आया। अगर 100 लोग हैं तो उन 100 लोगों में 59 पीपल क्या बोल रहे हैं, डच, 40 पीपल यूज क्या कर रहे हैं, फ्रेंच, एंड 1% पीपल क्या कर रहे हैं, जर्मन भाषा का यूज कर रहे हैं। अब आते हैं कैपिटल में क्या सिनेरियो बन रहा है। देखो कैपिटल में अलग ही सिनेरियो बन रहा है। कैपिटल में क्या हो रहा है, पूरी कैपिटल को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना, और यहाँ पे जो सिनेरियो बनेगा कैपिटल में, है ना, यहाँ पे जो सिनेरियो बनेगा तो देखोगे तो इक्वेशन किसी तरीके से बैलेंस नहीं दिखेगा आपको। क्यों? यहाँ पे जो 80% लोग हैं और जो 20% लोग हैं, 80% लोग तो यहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं जो कैपिटल है, और 20% लोग केवल डच बोलते हैं। अब थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम समझ में आएगा बेल्जियम का। पूरी कंट्री में क्या सिचुएशन है, देखो जरा, कौन ज्यादा है, डोमिनेट कौन कर रहा है, डच भाई डोमिनेटिंग है पूरी कंट्री में, है ना। और लेकिन जब कैपिटल में आप आएंगे तो आप क्या देखेंगे कि फ्रेंच डोमिनेट कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कि पूरी कंट्री में डच सबसे ज्यादा है। अच्छा प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि फ्रेंच कम है पूरी कंट्री में, कैपिटल में ज्यादा है। प्रॉब्लम क्या है, एक तो कैपिटल में ऑलमोस्ट कौन से लोग रहते हैं, हम जनरली ये समझते हैं कि जो पावरफुल लोग होते हैं वो कैपिटल में रहते हैं। फ्रेंच क्या है ना, जो डचों को प्रॉब्लम है ये है कि एक तो ये पूरी कंट्री में क्या है, मेजॉरिटी में है
है ना। डोमिनेट करने का मतलब ये मेजॉरिटी में है, ये कहाँ पे है, मेजॉरिटी में है। और फ्रेंच कम होने के बाद भी मेजॉरिटी में नहीं है, पूरी कंट्री में कम है, उसके बावजूद भी ये क्या है, पावरफुल है। अब यहां से स्टार्ट होगा प्रॉब्लम। ये है पावरफुल, कौन, फ्रेंच। ये है रिच, है ना। इनके पास इनका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो बड़ा ही डेंजर है, बहुत ही पावरफुल है ना। इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है ना। ये कम है, मेजॉरिटी में नहीं है, मेजॉरिटी में डच है। और डच क्या हो रहा है, लैग कर जा रहा है ना। डच के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ, जो डच बोलने वाले लोग थे, इन्हें लगता है ना कि इन्हें एडिक्वेट इक्वालिटी, इन्हें इक्वालिटी मिली ही नहीं है उस तरीके से, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके हिस्से की चीजें कहीं ना कहीं फ्रेंच वाले बोलने वाले लोगों के हाथों में चली गई हैं। और जो डच है वो इसी बात से थोड़ा सा दुखी है अपने आप में, है ना। उन्हें क्या लग रहा है कि जो डच के हिस्से की चीजें थी ना, जैसे इनको लगता है कि इनका प्रॉपर तरीके से जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता था उतना नहीं हुआ है ना। इन्हें क्या लग रहा है कि इनका जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता था ना उतना नहीं हुआ है। इन्हें लगता है कि ये एजुकेशन में ना लैग कर गए हैं, किससे कर गए, फ्रेंच वालों से कर गए। और क्या लगता है इनको, इनको लगता है कि पॉलिटिकल पावर भी कहीं ना कहीं इनको ये इक्वलिटी की तरफ नहीं दिख रहा। अब एक बात बताओ, एक ही जगह पे कुछ लोग रहते हैं, कुछ के पास जो ज्यादा है उसके पास कम पावर हो, जो कम है उसके पास ज्यादा पावर हो, तो जिनकी काउंटिंग ज्यादा है वो तो सोचेगा कि मेजोरिटी में तो हमको ज्यादा पावर मिले, वो ज्यादा पावर एंजॉय करना चाहेगा क्योंकि वो मेजोरिटी में है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि डचों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये बेचारे थोड़ी इस बात को लेके परेशान है। अब देखो, कोई कम्युनिटी, एक कम्युनिटी ए है, एक कम्युनिटी बी है, ए को ज्यादा प्रेफरेंस है, बी को कम है, तो सबसे पहले तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का ट्रस्ट अगर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्ट्रस्ट आ जाएगा। अगर डिस्ट्रस्ट आ जाएगा तो ये सभी मिलजुल करके तो रहेंगे नहीं, तो इनके बीच में क्या चांसेस बन जाएगा, स्ट्रगल होने के चांसेस बन जाएंगे। अगर दो कम्युनिटीज के बीच में डिस्ट्रस्ट आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रगल, है ना। इनको स्ट्रगल देखने को मिलेगा। और जब स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो स्ट्रगल अगर बहुत हो गया तो यहां से ये कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। और कॉन्फ्लिक्ट अगर बन जाएगा तो इनके बीच में केवल झगड़े ही होते रहेंगे। और जब झगड़े होते रहेंगे तो क्या आ जाएगी, इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, है ना। क्या आ गया, इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो कम्युनिटीज के बीच में ना, अगर, है ना, अगर कम्युनिटीज के बीच में इनस्टेबिलिटी आ गई, डिस्ट्रस्ट आ गया, तो ये आ जाएगी इनस्टेबिलिटी। और ये इनस्टेबिलिटी पूरे देश में बनी रहेगी, और ये एक ही तरीके की नहीं होगी, है ना। ये इनस्टेबिलिटी एक ही तरीके की नहीं होगी। अगर इनस्टेबिलिटी आई तो ये सोशल भी होगा, फिनेंशियल भी होगा, फिनेंशियल भी होगा, पॉलिटिकल भी होगा, है ना। अब एक कंट्री है, अगर वो स्मूथली रन नहीं कर रही है, वहां की सोसाइटी की जो हालत है वो क्या है कि लोग आपस में मिलजुल करके रह नहीं रहे हैं, फिनेंशियली इनकम नहीं जनरेट हो पाएगा, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी होगी, तो कहीं ना कहीं जो नेशनल डेवलपमेंट है वो कैसे होगा। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का इंपैक्ट क्या होगा इसका, कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट होगा वो इंपैक्ट हो जाएगा। और ये इंपैक्ट पॉजिटिव नहीं होगा, ये इंपैक्ट निगेटिव होगा, तो पूरी कंट्री का ग्रोथ रुक जाएगा। क्या ऐसा हुआ बेल्जियम में, ऐसा नहीं हुआ। तो सबसे पहली चीज, है ना, जो पहले पार्ट में हमने देखा था बेल्जियम का, है ना, जो हमने पहला पार्ट डिवाइड करा था, सेकंड पार्ट एक्चुअली, कि बेल्जियम में क्या इशू, उससे क्या ये समझ में आया। बेल्जियम का जो इशू था वो वहां के एथनिक कंपोजिशन को लेके था। तो बेल्जियम का बेटे जो एथनिक कंपोजिशन था वो एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स था, और कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन के साथ अगर बहुत ही
बुद्धिमानी से कोई वहां का सॉल्यूशन ना निकाला जाए तो हमें क्या देखने को मिला, रिजल्ट क्या आ सकता है? अगर जनता ही उसका सॉल्यूशन अपने हिसाब से निकालने लगेगी तो भाई जनता के बीच में तो डिस्ट्रस्ट फैला हुआ है, और अगर डिस्ट्रस्ट है तो ये क्या है, स्ट्रगल में चेंज हो गया। यहाँ क्या आ गया, कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट से क्या हो जाएगी, इंस्टेबिलिटी। और किसी भी कंट्री में अगर इंस्टेबिलिटी इस लेवल पे है कि सोशल भी इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमी में भी इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, यानी कि इनकम जनरेशन का लेवल नहीं हो पा रहा है, और अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, तो ये हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ही पॉजिटिव होगा? कोई चांस ही नहीं है। तो बेल्जियम में क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां के जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत ही एक समझदारी वाला स्टेप उठाया। उन्हें सारा का सारा सिनेरियो समझ में आ रहा है ना। उन्हें ये समझ आ रहा है कि अगर अब हम यहां से जो मेजॉरिटी में है पूरे देश में उसकी बात मान ली, तो इधर देखो कैपिटल में कौन है मेजॉरिटी में, यहाँ क्या सीन बनेगा। इनको लगता है कि इनके हिस्से की चीजें दूसरी कम्युनिटी के पास है। ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखो तो बहुत अच्छा इक्वेशन नहीं बनेगा, फिर तो स्टेबिलिटी आएगी कैसे, बैलेंस बनेगा कैसे? और यहीं से इसका जो इन्होंने सॉल्यूशन निकाला वो तीसरे पार्ट का फर्स्ट पार्ट है, और उसका नाम क्या था, इससे निपटने के लिए कि ये जो ना टू फेस द चैलेंज जो ये फेस कर रहे थे, इससे बचने के लिए इन्होंने एक मॉडल निकाला, और वो मॉडल क्या था, बेल्जियम मॉडल था। तो इसके आगे अब श्रीलंका में क्या इश्यूज था और उसके बाद दोनों का जो आउटकम आया वो क्या हुआ, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। लेकिन यहां तक चीजें जो आपको पता चली वो क्या पता चली कि पावर शेयरिंग का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, बेसिकली पहले जो हमने टॉपिक देखा था वहां पे आते हैं। देखो हमने क्या किया, पहले इस चैप्टर को पूरा डिवाइड कर दिया। सो पावर शेयरिंग क्या था, हमने देखा था कि पावर शेयरिंग क्या है, पावर शेयरिंग क्या है, पावर को शेयर कर देना है ना। पावर शेयर क्यों किया जाता है, वो हम दो एग्जांपल्स देख रहे हैं, दो स्टोरीज देख रहे हैं, और उसका जब आउटकम देखेंगे तो इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे चैप्टर को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट हो गया इसका इंट्रो का, दूसरा यहाँ की जो दो स्टोरीज है, दो इश्यूज है, उसको डिस्कस करेंगे। थर्ड उन दो जगहों से जो हमें आउटकम मिला उसको, फोर्थ उसके रीजन्स पावर शेयरिंग के, एंड लास्ट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो फिलहाल के लिए हम सभी ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, इसका जो पहला पार्ट था इसको कर लिया, स्टोरीज भी हमने बेल्जियम का हमने कर लिया है। उसके बाद अब श्रीलंका और थर्ड पार्ट इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद 2 पार्ट और बचेगा, ये हम और 2 क्लासेस में करेंगे। तो ओवरऑल 4 to 5 क्लासेस में हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आपको जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, उसका आंसर लिखना पड़ेगा। रीजन क्या है, अच्छा आमतौर पर जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली वो इन पार्ट से कम बाकी के जो इसके वैल्यूज निकल करके आएंगे वहां से ज्यादा पूछे जाएंगे। सो वी विल डिस्कस, बट फिलहाल के लिए तो यही है ना। अभी के लिए तो हमें ये बात समझना है कि पूरा का पूरा जो अभी स्टोरीज बेल्जियम का था वो क्या था, तो एथनिक कंपोजिशन के बारे में था। नो इसके आगे का जो है ना जो टॉपिक्स बच रहे हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और तब तक के लिए आप एनसीईआरटी के जो पेजेस है फर्स्ट और सेकंड वो पढ़िएगा। आप पढ़िएगा कि बेल्जियम में क्या टेंशन थे, और उसको पढ़ने के बाद फिर श्रीलंका पे आएंगे, और श्रीलंका के बाद थर्ड पार्ट दोनों का क्या आउटकम आया। ओके।